हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेव मोशन के बारे में, तरंग गति के बारे में। ठीक है, पीडीएफ पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मेरा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में होगा और हमें बस उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जितना एग्जाम में पूछी जाती है। तो चाहे जितना भी लिखा हो नोट्स में, हम लोग बस उतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे और उसको मैं टोटली आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे कि तरंग गति के बारे में हम लोग समझेंगे। तरंग की जो गति होती है या उसका जो मोशन होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं तरंग क्या होता है, वेव क्या होता है। ठीक है, तो वेव हम लोग समझ सकते हैं कि एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस का मतलब ये होता है कि वेव हमने देखा होगा कि लाइट वेव्स क्या कहते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक तरह का तरंग है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें ध्वनि की, ध्वनि साउंड क्या है, ये भी एक तरह का वेव है। तो ये सभी जो है ये कॉमन टर्म्स में हम लोग देख सकते हैं कि प्रकाश जिस तरह से अपने सोर्स से निकलता है और जिस तरह से किसी सतह पर पहुंचता है तो उसे क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक वो ट्रांसफ़र हो रहा है। किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो तरंग के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह से जैसे मैं यहाँ से बोल रही हूँ और कमरे में दूर बैठे किसी व्यक्ति तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो ये तरंग के माध्यम से पहुँच रही है। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा वेव। ठीक है, कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुँचता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वेव्स को जाना है तो दो तरीके के वेव्स हो सकते हैं। या तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे वेव्स जहाँ पे माध्यम की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे कहा जाता है इसमें। और दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसके लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के भी ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे ऐसी तरंगे जिसको माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक तरंगे। मैकेनिकल वेव्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स जो है ये फर्दर दो टाइप्स की होती हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इसके लिए ट्रांसफ़र के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक माध्यम की ज़रूरत होती है। समझते हैं माध्यम क्या चीज़ होती है। जैसे कि अगर कमरे में एक स्थान पे आप बैठे हैं और दूसरे स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जो हवा के किरण पार्टिकल्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपकी आवाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो माध्यम है ये तीन तरह के हो सकते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड या गैस। ठीक है, तो या तो ठोस होगा, द्रव होगा या तो गैस होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी माध्यम हो सकता है। माध्यम से जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई ध्वनि निकली। अब क्योंकि माध्यम यहाँ पे था तो माध्यम के वजह से ये जो ध्वनि है ये इससे टकराते हुए आपस में पहुंच जाएगी दूसरे लोकेशन तक। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुई थी, ये दूसरे लोकेशन तक पहुँचती है। इसके लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं हम लोग कि जो साउंड वेव्स होती हैं। ठीक है, तो ध्वनि क्या होती है, अगर हम स्पेस की बात करें तो वहाँ पे ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं देती है। किस लिए नहीं देती है, क्योंकि स्पेस में वैक्यूम होता है, कोई माध्यम जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है। और आमतौर पे अगर एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड पहुंच रही है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे माध्यम जो है वो प्रेजेंट है, एयर के फॉर्म में है प्रेजेंट या फिर जिस भी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये जानना है कि यांत्रिक तरंगे जो होती है इसके लिए आपको किसी माध्यम की ज़रूरत होती है तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, मैंने आपको माध्यम भी बता दिया, तीन प्रकार के होते हैं, या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। फ़र्क समझते हैं हम लोग। सॉलिड का जो ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तरंग की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे तरंग की जो स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे कम होगी थोड़ी ठोस के कंपैरिजन में, और उसके बाद यहाँ पे स्पीड जो होगी वो सबसे कम होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके एटम्स होते हैं वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं। नज़दीक होने की वजह से
जो ट्रांसफ़र है, वेव्स का ट्रांसफ़र है वो बहुत आसानी से हो सकता है। यहाँ पे क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, थोड़े दूर होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे थोड़ा स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, जो तरंगे जाती हैं, और गैस में सबसे कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ठोस, द्रव और गैस के बीच में क्या फ़र्क आता है। माध्यम हैं ये सभी, जो कि यांत्रिक तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, ठीक है। यांत्रिक तरंगें जो होती हैं वो फर्दर दो टाइप की होती हैं। एक होता है, ठीक है, तो पहला प्रकार है ट्रांसवर्स वेव, जिसको अनुप्रस्थ कहा जाता है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसको अनुदैर्ध्य कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी यांत्रिक तरंगे जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, तो जो इसके माध्यम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं और ये जो तरंगे हैं इनको ट्रांसफ़र करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक। तो समझ सकते हैं हम कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस होता है मीडियम का, ठीक। दो तरह की तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा बस इस तरह से समझ लेते हैं, जब भी तरंगे जो हैं वो कुछ इस तरह से मूव करती हैं, मतलब ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो तरंग की जो गति है उसकी दिशा ये है, और वेव्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से चल रहे हैं, एक बार ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इस तरह से, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये जो प्लेन है, तो ये देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, तो इसके बीच में 90 डिग्री का फ़र्क है। तो यहाँ पे ये राइट एंगल बनाता है, यानी कि परपेंडिकुलर रहता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है और वेव पार्टिकल्स का जो मोशन होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। ऐसा ट्रांसवर्स वेव में देखा गया है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ सकते हैं, जो प्रकाश की तरंगे होती हैं वो कुछ इस तरह से ही मूव करती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रकाश की तरंगे हैं उनका जो मोशन होता है वो कुछ इस तरह का ही होता है, एक बार इस तरह से ऊपर और फिर नीचे इस तरह से। इसका जो मोशन है उसका डायग्राम हम लोग देख सकते हैं। तो एक बार ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की दिशा में जब जाता है तो ये जो होता है ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर की दिशा में। इसके बाद ये नीचे आता है तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखता है नीचे की दिशा में, और यहाँ पे एक जो ऊपर का डिस्टेंस है और दूसरा जो ऊपर का डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो इसको तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा, ठीक है। तो ये वेव लेंथ हो जाएगा, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। दूसरा हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंगे। इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो तरंगों का दिशा होती है और जो पार्टिकल्स का मोशन होता है वो दोनों ही एक ही दिशा में हो सकते हैं, या तो ऑपोजिट दिशा में, उल्टी दिशा में हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो एक ही दिशा में होंगे या ऑपोजिट यानी कि उल्टी दिशा में होंगे। हम एक ही दिशा का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो जिस तरह से जो साउंड वेव्स होते हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, वो अनुदैर्ध्य तरंगों में आती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आती हैं। इसमें क्या होता है, एक तरह हमारा स्प्रिंग समझ सकते हैं हम लोग, स्प्रिंग के माध्यम से। तो यदि स्प्रिंग को यहाँ से खींचा जाए तो कुछ जगहों पे ज़्यादा खिंचाव होगा तो यहाँ से फैल जाएगी, और कुछ जगहों पे कम खिंचाव होगा तो वहाँ पे स्थिर रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्प्रिंग कुछ इस तरह से यहाँ पे पास में है और यहाँ पे ज़्यादा फैली हुई है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा आपका कंप्रेशन और ये एरिया हो जाएगा एक्सपेंशन। इस तरह से चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। यहाँ पे इस तरह से ही साउंड वेव्स जो होते हैं वो चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन बनेगी थोड़ी कंप्रेशन के साथ, और यहाँ पे कुछ दूरी के साथ, ठीक है, इस तरह से। फिर इस तरह से लाइन बनेगी, फिर इस तरह से दूरी के साथ लाइन बनेगी। ये आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोसेस। इस तरह से ही चलती हैं। और इसमें भी हम लोग समझ सकते हैं दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से, यानी कि वेवलेंथ होता है ये हमारा वेवलेंथ, ठीक है। तो एक बार हमारा संपीड़न होगा, एक बार विरलन होगा, और दो संपीड़न के बीच का जो दूरी होगा उसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहेंगे, यानी कि हमारा वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चलता है हमारा साउंड वेव्स,
ठीक, समझ सकते हैं यहाँ पे कंप्रेशन की स्थिति है, फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है, कंप्रेशन का मतलब संपीड़न है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा विरलन की स्थिति है। ठीक है, फिर संपीड़न आता है, फिर विरलन आता है, और इस तरह से ये दिशा चलती रहती है तरंगों की। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, जो माध्यम है वो तीनों ही हो सकता है, ठोस, द्रव या फिर गैस। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम पीरियड, जिसको हम लोग अवधि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक पूरा जो वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल्स का, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसवर्स वेव में कुछ ऊपर जाने का मोशन और नीचे आने का मोशन, इस तरह का पूरा एक कंप्लीट जो मोशन हो रहा है, इसमें कितना समय लग रहा है, इसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं तो ये एक संपीड़न और विरलन, ये जो पूरा एक प्रोसेस हो रहा है, इसमें जितना समय लग रहा है, जितना भी समय लग रहा है, इसको हम लोग अवधि यानी कि टाइम पीरियड डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट आता है हमारा आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का इन्वर्स। ठीक है, तो 1/t होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, किसी एक बिंदु पे प्रति सेकंड जितनी तरंगें गुजर रही हैं, इसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, प्रति सेकंड। इसके बाद अगर रिलेशन देखा जाए फ्रीक्वेंसी में, आवृत्ति में, वेग में और वेवलेंथ में, क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्पीड ऑफ वेव, जो तरंग की जो वेग होता है, वो n इंटू लेमडा होता है, जिसमें n क्या है? आवृत्ति है, और लेमडा क्या है? ये हमारा तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो वेवलेंथ है। तो एक तरह का डिस्टेंस हो गया वेवलेंथ, और इसके डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या हो जाता है? आपका वेग हो जाता है, यानी कि स्पीड ऑफ वेव हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि 1/t क्या होता है? आवृत्ति होती है, तो इसीलिए लेमडा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कर दिया गया है और इसको वेग बता दिया गया है। ठीक है, तो वहीं लिखा हुआ है v इज टू लेमडा बाय t। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो तरह की प्रॉपर्टी रखती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको EM वेव्स कह सकते हैं, ये जनरेट होती हैं या बनती हैं, तो इसमें दोनों ही दिशाओं में वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड में भी। ठीक है, और इनके दोनों के ही बीच का जो एंगल होता है वो लगभग 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर डेली लाइफ में आपने देखा होगा, जैसे कि जो सूर्य के जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। एक्स रे मशीन से जो एक्स रेज निकलती हैं वो भी, साथ ही जो प्रकाश की तरंगें होती हैं, किरणें होती हैं, ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जो रेडियो हम लोग सुनते हैं, तो रेडियो की जो वेव्स होती हैं, तरंगें होती हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं? तो प्रश्न में रेंज पूछा जाता है वेवलेंथ का। ठीक है, वेवलेंथ का रेंज पूछा जाता है। कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनकी जो वेग होता है, इनका जो स्पीड होता है, वो प्रकाश की स्पीड के बराबर होता है अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं। एक और ध्यान देने की वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए स्पेस में भी, यानी कि जो वैक्यूम है, स्पेस है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं? ट्रैवल कर लेती हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन करके जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आता है गामा रेज। ठीक है, तो यहाँ पे गामा रेज जो होते हैं, इनकी जो डिस्कवरी थी वो हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा की गई थी और साथ ही पॉल विलर्ड के द्वारा। ठीक है, बैक्वेरेल का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। बैक्वेरेल ने ही एक्सरे की भी खोज की थी, बाद में हम लोग देखेंगे। इसका जो रेंज होता है, जो वेवलेंथ का रेंज होता है, इसके लिए हम लोग एक स्केल बना सकते हैं। यहाँ पे अगर स्केल की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहला हमने शुरू किया है 10⁻⁻14 से।
तो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 तक का जो रेंज है, इसके बीच में आते हैं गामा रेज। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो किस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन में किया जाता है, या फिर जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की जाती है, रेडियो सक्रियता जो होती है, जो कि अप्राकृतिक रूप से बनाई जाती है, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही क्या होता है कि ये जो गामा रेज होती हैं, ये रेडियो थेरेपी में यूज़ किया जाता है, जिसमें ये कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको मारने के इस्तेमाल में आती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम होती है, मतलब जिस भी सरफेस से ये पास करेगी तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करती है, बहुत ज़्यादा पास कर जाती है वहाँ से। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा एक्स रेज, जिसका जो खोज है वो रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका भी रेंज हम लोग देख सकते हैं। 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 तक गामा था, उसके बाद 10⁻⁻10 से 3 × 10⁻8 तक रहेगा हमारा एक्स रेज। और एक्सरे का इस्तेमाल जो है ये मेडिकल फील्ड्स में किया जाता है, साथ ही कुछ इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। एक्सरे मशीन जो होती है वो मेडिकल क्षेत्र में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें भी अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। इसका जो खोज है वो जॉन रिटर के द्वारा किया गया था, और इसका जो वेवलेंथ है वो हम लोग देख सकते हैं 10⁻⁻8 से। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻⁻8 से लगभग 10⁻⁻7 तक। ठीक है, तो 4 × 10⁻⁻7 तक इसका जो वेवलेंथ का रेंज होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे यूवी लैम्प्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स होता है। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हमने देखा होगा तो कुछ प्रकाश की किरणें होती हैं, उसमें रख दिया जाता है, जिसकी वजह से जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। स्टेराइल करने के लिए काम आता है। यूवी लैम्प्स बनाए जाते हैं। इसके साथ ही ये और भी कंपनीज़ में यूज़ किया जाता है स्टेराइल करने के लिए प्रोडक्ट्स का। तो फूड या फिर जो दवाई बनाने की कंपनी होती है उसके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण उसका योगदान ये रहता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं वो जब हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है हमारे बॉडी के साथ, जो उसका अवशोषण किया जाता है, उसका जो दर है वो बढ़ जाता है अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, इसके यूजेस हैं। उसके बाद हमने गामा पढ़ा, फिर एक्स रेज पढ़ा, फिर यूवी रेज पढ़ा। उसके बाद जो तरंगे आती है हमारी, वो आती है हमारी विजिबल रेंज। ठीक है, तो वो सभी जो प्रकाश है जो हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो सभी प्रकाश जो होते हैं उनका वेवलेंथ जो होता है वो 4 × 10⁻⁻7 से लेकर 7 × 10⁻⁻7 तक होता है। तो यहाँ पे 4 से लेकर 7 तक याद रख सकते हैं आप, और यहाँ पे 10⁻⁻7 और यहाँ पे भी 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये रेंज जो होती है ये विजिबल तरंगे होती हैं, मतलब वो तरंगे जो हम लोग आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी प्रकाश की तरंगे होती हैं जो हमें दिखती हैं वो सभी इसी रेंज में आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंफ्रारेड रेज। ठीक है, इंफ्रारेड IR से दिखाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका वेवलेंथ देख सकते हैं हम लोग। अगर 10⁻⁻7 पे ये ख़त्म हुआ है तो 7 × 10⁻⁻7 से 10⁻³ मीटर तक। ठीक है, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अक्सर आपको जो वेवलेंथ है वो याद नहीं होगा, पर एक टेबल के माध्यम से हम लोग लास्ट में देख लेंगे इसको। शॉर्ट में आप लोग याद कर सकते हैं, अगर एक दो बार आप इस टेबल को बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, इंफ्रारेड का जो इस्तेमाल है वो कहाँ किया जाता है, तो किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करने में, हीटिंग के काम आता है। इसके साथ ही जो नाइट विजन कैमरास बनाए जाते हैं, जो रात में भी चलते हैं, जो कैमरास जो अंधेरे में भी देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती है उसमें भी इंफ्रारेड लाइट्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही जो रिमोट बनाए जाते हैं, तो रिमोट जो होते हैं जिसमें किसी भी तरह का वायर नहीं लगा है फिर भी हमारी टीवी चल जाती है उससे, तो उसमें क्या होता है, इंफ्रारेड रेज जो है वो निकलती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रेडियो वेव्स, जो कि 10⁻³ से 1 मीटर तक का इसका रेंज होता है। ठीक, जो कि ट्रांसमिशन रेडियो सिग्नल भेजने के काम आता है, रडार में यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही माइक्रोवेव भी कहा जाता है इसको, माइक्रोवेव। ठीक है, और इसको हम लोग जो
माइक्रोवेव ओवन यूज़ किया जाता है घर में, उसके लिए भी काम आता है। इसके साथ ही जो रेडियो वेव्स भेजी जाती है, जिसमें जो स्पेस में भेजा जाता है, उस तरह से भी हम लोग रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टेबल देख सकते हैं। अगर हम बात करें 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 तक का, तो इसमें आता है गामा रेज। उसके बाद 10⁻⁻10 से लेकर 3 × 10⁻⁸ तक आता है हमारा एक्स रेज। ठीक है, तो गामा के बाद आता है एक्स रेज, जिसका रेंज कुछ इस तरह सा होता है। उसके बाद आता है हमारा अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रेज। ठीक है, फिर आता है 4 × 10⁻⁷ से 7 × 10⁻⁷ तक। यहाँ पे विजिबल रेंज होता है, मतलब वो किरणें जो हमें आंखों से दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रकाश लिख रही हूँ। फिर आता है 7 × 10⁻⁷ से लेकर 10⁻³ तक। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे इंफ्रारेड, ठीक, IR, इंफ्रारेड। और इसके बाद लास्ट में हमारा आता है यहाँ पे रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक, तो ये सभी क्या है हमारा, ये सभी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और ये सभी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो सभी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश क्या होते हैं, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और इसको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। इसका जो रेंज होता है वो 4 × 10⁻⁷ से लेकर 7 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। मतलब इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 4 × 10⁻⁷ से लेकर 7 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये रेंज आप लोग याद रखिए। इतनी ही रेंज की जो चीज़ें होती हैं, इतनी ही रेंज अगर वेवलेंथ का होगा तो हमारे आँखों से दिखाई देगा। इसके बाद की चीज़ें या इससे पहले की चीज़ें जो होती हैं वो हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए एक डिफरेंट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, अगर हमें एक्स रेज देखना है या अल्ट्रा वायलेट रेज देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिखाई देता है, जो प्रकाश की चीज़ें होती है, वो उसका रेंज होता है 4 × 10⁻⁷ से लेकर 7 × 10⁻⁷ तक। इसके साथ ही इसको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट यदि अगर माध्यम है तो वो उसमें हर माध्यम में इसकी जो स्पीड होती है वो कुछ अलग होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात की जाए, मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में मिलती है, यानी कि यदि माध्यम नहीं होता है तो प्रकाश की जो वेग होता है, स्पीड होती है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। कहाँ होती है, देख सकते हैं हम लोग स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे कोई भी माध्यम जो होता है वो मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बनाया गया है। अगर वैक्यूम की बात करते हैं, यानी कि स्पेस की बात करते हैं, कोई भी माध्यम प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम पे जो वेग होगा इसका, प्रकाश का वेग, वो होगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट आता है हमारा वाटर, तो पानी में हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है उससे, 2.25 × 10⁸ और इसके साथ ही अगर हवा की बात की जाए, एयर की बात की जाए, तो उसमें भी लगभग 2.99 यानी कि 3 × 10⁻⁸ मान सकते हैं। ठीक है, बार बार माइनस निकल रहा है, +8 है, ज़्यादा होती है स्पीड, 3 × 10⁸। उसके बाद वो पानी में हो जाएगा थोड़ा कम, 2.25 × 10⁸। उसके बाद अगर कांच की बात करते हैं, ग्लास की बात करते हैं, तो उसमें 2 हो जाता है, 2 × 10⁸। और डायमंड जो है वो खास किसी काम का नहीं है, याद नहीं करने की ज़रूरत है। स्पेस में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद एयर में, हवा में भी लगभग उतनी ही होती है, और उससे कम आता है हमारा द्रव में, यानी कि पानी में जो होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन क्या होता है, जब भी प्रकाश जो होता है किसी एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में जाता है, तो क्या होता है कि इसमें माध्यम में जो गति होती है वो परिवर्तित होती है। गति परिवर्तित होने की वजह से जो प्रकाश का जो नॉर्मल जो स्ट्रेट लाइन पाथ चल रहा था वो बदल जाता है। ठीक है, या तो ये ज़्यादा झुकाव के साथ मुड़ जाता है, डेविएट हो जाता है, या तो कम झुकाव के साथ मुड़ता है, यानी कि लेस डेविएशन होता है। तो एंगल जो होता है वो फ़र्क पड़ता है उस पर किस वजह से होता है, तो जो वेग होता है उसमें परिवर्तन आने की वजह से इस तरह सा प्रोसेस होता है। इस
प्रोसेस को अपरिवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये सिर्फ तभी होता है जब हमारा जो माध्यम होता है वो बदलता है, मीडियम चेंज होने की वजह से ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, यदि कोई बड़ी स्टिक ली जाए और उसका कुछ हिस्सा हवा में रखा जाए और कुछ हिस्सा पानी में रखा जाए, ठीक है, तो जो हिस्सा हवा में होता है वो आपको सीधा दिखाई देगा, पर जो हिस्सा जो पानी में होगा वो कुछ इस तरह से उभरा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। अभी ये जो स्टिक है ये ऑलरेडी लंबी ही है, पर क्योंकि ये पानी में ही हिस्सा है, वाटर में है, इसलिए हमें जो दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह का बेंड हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश है उसका अपरिवर्तन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो ये कोई एक सरफेस है, कोई सतह है जहाँ पे मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये एयर है और ये है ग्लास, ठीक है, कांच। अभी हवा से ग्लास में जो किरण है वो आ रही है, तो यहाँ पे जो किरण आ रही है, आती हुई किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण, और यहाँ से जो रिफ्रैक्ट हो रही है, जो किरण रिफ्रैक्ट हो रही है, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो हवा है उसका घनत्व जो होता है वो कम होता है ग्लास की अपेक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे घनत्व कम है, यानी कि ये लो डेंसिटी मीडियम है और ये हाई डेंसिटी मीडियम है, और प्रकाश जो है वो लो डेंसिटी से कम घनत्व वाले जगह से अभी ज़्यादा घनत्व वाली जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, यहाँ पे ये एंगल है इंसिडेंट एंगल और ये है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये R जो होता है ये कम हो जाता है, यानी कि जो एक्सिस है अभी उसके पास ये आके डेविएट हो रहा है। ठीक है, पास आके डेविएशन होता है। वहीं अगर माध्यम जो है वो ज़्यादा घनत्व वाले एरिया से, यानी कि अब कांच से हवा में अगर इसका परावर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई डेंसिटी से ज़्यादा घनत्व वाले एरिया से कम घनत्व वाले एरिया में आ रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल जो होगा I कम होगा और R जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि अब यहाँ एक्सिस से ज़्यादा एंगल पे डेविएशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका झुकाव है वो कुछ इस तरह से है। और यही सेम प्रोसेस तब होता है जब पानी से हवा में किरणें आ रही होती हैं। ठीक है, वाटर टू एयर, क्यों? क्योंकि पानी जो होता है इसका घनत्व ज़्यादा होता है और हवा का कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो किरणें आ रही होती हैं, जैसे कि रॉड जो होती है, अगर कोई रॉड है, अगर उसका कुछ हिस्सा हवा में रखा जाए और कुछ हिस्सा पानी में रखा जाए, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये है तो स्ट्रेट लेकिन थोड़ा बेंड दिखेगा, तो थोड़ा उभरा हुआ मिलता है, थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इसी तरह से अगर पानी की सतह पर अगर कोई सिक्का गिराया जाए, कोई कॉइन गिराया जाए, तो वो होगा तो नीचे सतह पर होगा, पर वो दिखेगा थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो इसका जो परावर्तन हो रहा है उसके कारण ये नीचे होने के बावजूद आपको दिखाई ऊपर देगा। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। इसके साथ ही एक और काफ़ी अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, जो तारों का टिमटिमाना होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी कुछ इसी वजह से हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस से आते आते जो लाइट होती है, जब वो पृथ्वी की सतह पर एंट्री करती है, तो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर में वो मौजूद होता है, और हर टेम्परेचर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग होती है, और क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इस तरह से जो परावर्तन का प्रोसेस होता है वो होता है, और परावर्तन के प्रोसेस की वजह से ही जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वो एक स्थान पे रहते हैं, उसके बाद दूसरे स्थान पे दिखते हैं, फिर इस तरह से एक प्रोसेस चलता है जिससे उनकी जो प्रकाश है वो एक बार ज़्यादा बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर ज़्यादा, फिर कम। इस तरह से इसको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जो प्रोसेस है ये भी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कहा जाता है इसमें। तो ये एक तरह का रेशियो होता है जिसमें हम लोग स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं, यानी कि प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग वैक्यूम में, और इसके साथ ही यदि कोई माध्यम लिया गया है तो उसमें प्रकाश का वेग कितना है, किसी माध्यम में,
इसके बीच का जो अनुपात होता है इसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे बस इसको याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पानी का होता है वो होता है 1.33। ठीक है, और जो ग्लास का होता है, कांच का होता है, वो होता है 1.5। बस ये दो टर्म्स आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म के माध्यम से जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ से एयर है और इसके बाद ग्लास है प्रिज्म के फॉर्म में। प्रिज्म क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई वाइट लाइट प्रकाश डाली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 कलर्स में बट जाता है। ठीक है, तो हमें 7 कलर्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं प्रिज्म के माध्यम से, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नीचे की तरफ यानी कि मैक्सिमम डेविएशन जो होता है, सबसे ज़्यादा झुकाव के साथ जो दिखता है वो होता है हमारा वी। ठीक है, तो यहाँ पे विब्ग्योर जो है वो हमें नीचे से देखना है, ध्यान दीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा झुकाव वाला होता है वो होता है हमारा वॉयलेट कलर। इसके बाद आता है इंडिगो, आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू कलर, जी से ग्रीन, वाई से येलो, फिर ओ से ऑरेंज और आर से रेड होता है, जिसमें रेड जो होता है वो सबसे कम झुकाव के साथ होता है यानी कि लीस्ट डेविएशन शो करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से एक और बात समझ सकते हैं, ये जो रेड लाइट होती है ये कम फैलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेविएशन जो होता है, फैलाव जो होता है वो कम होता है। इसी कारण से यदि आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर जो लिखा रहता है वो भी रेड कलर से लिखा जाता है, या फिर जो हम लोग लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं, तो लेज़र लाइट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो लाइट पहुंचाई जाती है लेज़र के फॉर्म में, तो वो जो रेड लाइट होती है वो क्योंकि उसमें फैलाव नहीं होता है तो एक बहुत पतली स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें बस आपको इतना ही पढ़ना है। याद रखिएगा ये विब्ग्योर का जो सीक्वेंस है वो वी जो है वो नीचे से लिखा जाएगा, आर सबसे ऊपर आता है। ठीक है, इसको आप लोग रेनबो जो बनता है उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसके साथ ही रेड कलर जो होता है इसका फैलाव सबसे कम होता है यानी कि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, आवृत्ति सबसे कम होती है और इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रांतिक बिंदु क्या होता है और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रांतिक कोण जो होता है इसका जो अपवर्तन कोण होता है इसका मान 90 डिग्री माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ यदि कोई डेंसर मीडियम से यानी कि घनत्व जो है ज़्यादा है, ज़्यादा घनत्व वाले एरिया से अगर कम घनत्व वाले एरिया में आता है, तो यहाँ पे एक ऐसा कोण होता है जिसमें जो अपवर्तन कोण होता है उसका मान 90 डिग्री है, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है यदि वो 90 डिग्री होता है तो ऐसे इंसिडेंट एंगल को, आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं यानी कि क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था यदि कोई ज़्यादा घनत्व वाले एरिया से यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, तो ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो यहाँ से मान लीजिए जा रहा है, तो यहाँ से डेंसिटी कम है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे रेयर मीडियम में जाएगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी और ये कुछ इस तरह से एंगल बनाएगा। ठीक, ये कुछ इस तरह से एंगल। अब यही एंगल यदि बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरह बढ़ जाए कि ये 90 डिग्री बन जाए तो उसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यदि क्रांतिक कोण बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसी वैल्यू बन जाए कि वो सरफेस में मतलब वापस घूम के उच्च घनत्व वाले ही सरफेस में चली जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो यदि क्रांतिक कोण से ज़्यादा इसकी वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है, जो हमारा इंसिडेंट रे है उसकी वैल्यू क्रांतिक कोण से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग डायमंड से समझ सकते हैं। तो जो हीरा होता है उसकी जो चमक होती है वो इसीलिए ज़्यादा चमकता है क्योंकि उसमें संपूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, और इसके साथ इसको हिंदी में कहेंगे परावर्तन।
ठीक। तो जब भी प्रकाश जो है वो अगर किसी सरफेस पे पड़ता है तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो अवशोषित हो जाएगा, या तो उसका संचरण हो जाएगा, या फिर परावर्तन होगा। ठीक है, तो एब्जॉर्ब होना मतलब इसी सतह पे ही रह जाना, एब्जॉर्ब हो जाना, अवशोषित हो जाना। इसके बाद दूसरा है हमारा ट्रांसमिट हो जाना। ट्रांसमिट का अर्थ होता है संचरण हो जाना, मतलब इससे पास करके दूसरे मीडियम में चला जाना, या फिर परावर्तन हो जाना यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाना, इस सरफेस से वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाना। इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन का प्रोसेस। ठीक है, तो परावर्तन के लिए जो बेस्ट सरफेस होती है जहाँ से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, उसके लिए मिरर यूज़ किया जाता है, तो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अभी दर्पण जो होता है वो लेंस नहीं होता है, लेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बहुत अलग अलग प्रोसेस हैं। मिरर यानी कि जो दर्पण है इसका प्रोसेस अलग होता है, इसके बारे में हम लोग जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे, और लेंस जो होता है ये अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो दोनों के प्रोसेस जो होते हैं वो अलग होते हैं। क्या फ़र्क होता है, तो यहाँ पे जो दर्पण होता है उसका एक सरफेस तो होता है हमारा जिसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ से वापस इससे टकरा के परावर्तन की प्रक्रिया करेगी, और इसका दूसरा सरफेस जो होता है वहाँ पे हम लोग एक पॉलिश लगाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। तो दूसरा सरफेस क्या होता है, एक सरफेस पॉलिश्ड होती है और दूसरी सरफेस क्या होती है, यहाँ पे हम लोग अनपॉलिश्ड सरफेस रखते हैं, मतलब यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई भी रिफ्लेक्शन जो होता है वो नहीं होता है। लेंस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे दोनों ही सरफेस क्या करता है, हमारा प्रोसेस करता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेंस क्या होती है, मिरर से अलग होती है। अभी दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक हमारा समतल होता है यानी कि प्लेन मिरर, दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। ठीक है, तो हमारे घरों में जो शीशे यूज़ किए जाते हैं उसको हम लोग प्लेन मिरर के फॉर्म में देख सकते हैं। ये एक समतल शीशा होता है, यानी कि जो इसका सरफेस होता है वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कहीं पे उभार नहीं होता है, कहीं पे भी दबा हुआ नहीं होता है, ये एक प्लेन सरफेस होता है, इसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और एक तरफ जो होता है ये शाइनी लेयर होती है और दूसरी तरफ जो होता है सिल्वर की पॉलिश की जाती है। ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम की पॉलिश की जाती है। इस तरह से जो मिरर होता है उससे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, अपना चेहरा जो होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात ध्यान देनी है, यहाँ पे जो इमेज बनती है, ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो छवि बनती है वो आभासी छवि होती है, जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, आभासीय छवि जो होती है इसको हम लोग समझते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हमारा जो है दर्पण है, शीशा रखा हुआ है समतल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे आप शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हैं। ठीक है, तो होता ये है कि अगर कोई स्क्रीन बीच में लगा दी जाती है, ठीक है, तो इसके बीच में अगर कोई स्क्रीन लगा दी जाती है तो यहाँ पे आपका जो फेस है वो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि आपकी जो छवि है वो इस स्क्रीन पे नहीं बनेगी, सिर्फ इस मिरर पे ही बनेगी। तो यहाँ पे अगर ऐसा कभी भी प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग आभासी छवि कहते हैं, यानी कि वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक, जो कि स्क्रीन पे नहीं बनती है, सीधा मिरर पे बनती है। और इसके साथ ही यहाँ पे जब भी आभासी छवि बनती है तो वो सीधी होती है, सीधी होती है, यानी कि इसको इंग्लिश में इरेक्ट इमेज कहते हैं, इरेक्ट। इसके साथ ही जो दर्पण होता है उसमें जो आपका साइज़ होता है, साइज़ का जो ऑब्जेक्ट जो होता है जिस साइज़ का होता है उसी साइज़ की छवि भी बनती है उसकी। इसके साथ ही वो जितने दूरी पे खड़ा होता है उतनी ही दूरी पे उसकी छवि जो होती है वो दर्पण से उतनी ही दूरी पे, उतने ही डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड में बनती है। ठीक है, तो उल्टी दिशा में बनती है, उतनी ही दूरी रहती है। बस एक डिफरेंस रहता है कि यदि कोई पर्सन कोई वस्तु जो है वो अपने राइट हैंड में पकड़ा रहता है तो जो दर्पण में देखेगा तो उसको अपने लेफ्ट हैंड में देखेगा। तो इस तरह से एक तरह से इसको इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है कि आपका राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड जैसा अपीयर होगा। ठीक है, इतना ही बस जानना है हमें प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण, जिसमें फर्दर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अवतल
दर्पण, दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे डायरेक्ट एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि कहाँ यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर, किस प्रकार का इसका प्रोसेस होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या होता है कि यदि आपने कोई बहुत नया स्पून देखा होगा, चम्मच देखा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इसकी ये जो अंदर की सरफेस होती है इसको हम लोग कह सकते हैं अवतल सरफेस, और जो यहाँ से इसके जो पीछे की सरफेस होती है इसको हम लोग उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स सरफेस कह सकते हैं। तो अगर आप चम्मच के आगे के हिस्से में अपनी शक्ल देखते हैं और चम्मच के पीछे के हिस्से में अपनी शक्ल देखते हैं तो दोनों में फ़र्क दिखाई देगा आपको। ठीक है, फ़र्क कुछ इस प्रकार का होता है क्योंकि अंदर की सरफेस क्या है, ये एक तरह का कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में जिस तरह का रिफ्लेक्शन होता है वो अब हम लोग समझेंगे। तो इसका ये सरफेस जो होता है ये तो रिफ्लेक्शन में काम आता है। ठीक है, यहाँ से परावर्तन होगा और ये सरफेस जो होती है ये पॉलिश्ड होती है, मतलब दूसरी जो सरफेस है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, एक सरफेस से ही रिफ्लेक्शन होगा। अभी होता क्या है, यहाँ पे जो आपको छवि मिलती है वो सामान्य से, मतलब जिस ऑब्जेक्ट है उसकी साइज़ जो है इससे थोड़ी बड़ी मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा मैग्निफिकेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि इमेज जो होती है वो थोड़ी बड़ी दिखाई देती है जितनी नहीं होती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है कि जो दांतों का स्ट्रक्चर है उसको बड़ा देखने के लिए, एक तरह से मैग्नीफाई करने के लिए डेंटिस्ट जो है वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही यदि आपने टॉर्च देखा होगा तो टॉर्च के अंदर जो है जो सरफेस होती है जहाँ पे बल्ब लगा होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से बना रहता है। ठीक है, तो कॉनकेव सरफेस होता है, यहाँ से कनेक्टेड रहता है। इसके बाद यदि लाइट जो होती है जो बल्ब से निकल रही होती है वो पीछे की तरफ जाती है तो इस तरह से फैल जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें टॉर्च से ज़्यादा डिस्टेंस तक की चीज़ें जो होती है वो दिखाई दे जाती हैं। ठीक, और लाइट जो होती है वो इस तरह से फैल जाती है। तो ये रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही टॉर्च में यूज़ किया जाता है, जो गाड़ी होती है इसकी हेडलाइट में यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही घर में जो शेविंग मिरर होता है या फिर जो मेकअप मिरर होता है जिसमें आपका शक्ल जो होती है वो बड़ी दिखाई देती है और माइन्यूटली आप लोग मेकअप कर सकते हैं या फिर शेविंग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो होती है इसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है उत्तल मिरर यानी कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हम लोग जो स्पून है, सिंपल एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, तो चम्मच की जो उल्टा सरफेस है, अभी यहाँ पे आपको अपनी शक्ल देखनी है, तो जो आपको मिरर छवि मिलेगी वो एक तरह से कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो सरफेस होता है, अंदर का जो सरफेस होता है, ये पॉलिश्ड सरफेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो इमेज दिखेगी वो सामान्य से छोटी दिखाई देगी, इसके साथ ही ज़्यादा दूरी की चीज़ें भी आपको दिखाई देगी। इसीलिए जो आपका व्हीकल्स में यानी कि गाड़ियों में जो साइड में शीशे लगे रहते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ज़्यादा दूरी तक का वाइड रेंज में चीज़ें जो होती है वो दिखाई देती है, वाइड रेंज में दिखाई देती है। और साथ ही यहाँ पे लिखा भी रहता है कि इमेजेस आर नियरर देन दे अपीयर, क्योंकि होता ये है कि छोटी दिखाई देने के वजह से हमें लगेगा कि वो दूर है, पर ये होती पास में है और साथ ही वाइड रेंज कवर करती है, इसलिए ज़्यादा दूरी की चीज़ें जो होती है वो दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये आपने अक्सर देखा होगा, आपने जो साइड का शीशा अगर नहीं देखा है तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे जो भी गाड़ियों का जो साइड का शीशा होता है वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि हमें वाइड रेंज देखना होता है, ज़्यादा दूरी जो होती है वो कवर करनी होती है, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। छोटा दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होता है पर फिर भी छोटा दिखाई देता है आपको। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने आपको चम्मच का दिखाया था, एकदम नया चम्मच हो, स्मूथ जो शाइनी सरफेस होगी, वहाँ पर आप अपनी शक्ल देखिएगा, दोनों साइड देखिएगा, आपको डिफरेंस जो होगा वो पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपकी जो इमेज है, छवि जो है वो बड़ी दिखाई दे रही है और कहाँ पे छवि जो है वो छोटी दिखाई दे रही है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो यहाँ पे लेंस जो होता है, अभी तक हमने दर्पण देखा, तो दर्पण का एक सरफेस जो था वहाँ पे परावर्तन हो रहा था, दूसरा सरफेस जो था वहाँ पे पॉलिश्ड था, मतलब वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई भी परावर्तन का प्रोसेस नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्शन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सरफेस का रिफ्लेक्शन होता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस होता है, और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस, यानी कि हमारा अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे सेंटर में थोड़ा चौड़ा होता है और धीरे धीरे ये कॉर्नर्स में पतला होता जाता है, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक और बात यहाँ पे देखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमारा, ये एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि अभिसारी लेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई पैरेलल लाइट जो होती है वो इस तरह से आ रही होती है, ठीक है, तो ये सभी किरणें जो होंगी वो लेंस से पास करने के बाद इसका जो फोकस होगा यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ये सभी जो किरणें थी इनको कन्वर्ज कर दिया है एक पॉइंट पे, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही जो सभी चीज़ें जो दर्पण में हो रही थी, कॉन्वेक्स मिरर में जो चीज़ें हो रही थी, अब उसके ऑपोजिट हो जाएगी। वो सभी चीज़ें, लेंस की बात की जाती है तब ऑपोजिट हो जाती है। अर्थ ये होता है कि पहले क्या था कि हम लोग इसका यूज़ कर रहे थे गाड़ियों के साइड मिरर के फॉर्म में, अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे एक दृष्टि दोष जो होते हैं उनको दूर करने के लिए। तो इसको यूज़ किया जाएगा दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए, ठीक है, या सही करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट करता है ये दूर दृष्टि दोष, जिसको हम लोग फार साइटेडनेस कहते हैं या फिर हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो इसलिए इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि दूर की दृष्टि जो होती है वो दिखाई देती है साफ साफ, और पास जो होती है, पास की चीज़ें जो होती है वो नहीं दिखाई देती है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसके साथ ही यहाँ पे मिरर जो होता है, इसमें पहले जो इमेज हुआ करता था वो छोटा दिखता था, ऑब्जेक्ट जो था वो बड़ा दिखता था। पर यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो लेंस होता है इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो पास दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पास दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है। इमेज जो बनती है वो रियल बनती है, यानी कि वास्तविक बनती है, वास्तविक छवि बनती है, और साथ ही उल्टी दिशा में होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। ये सभी बातें बस आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट ये है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूर दृष्टि दोष सही करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इसके साथ ही इसी को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है कि साइड में थोड़ा चौड़ा होता है और जैसे जैसे बीच में आता है ये थोड़ा पतला हो जाता है, ठीक है, फिर ये साइड्स में चौड़े हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। इसके साथ ही इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है, अपसारी लेंस, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। ऐसा क्यों है कि क्योंकि यदि कोई पैरेलल किरणें आती हैं, ठीक है, तो ये इसको फोकस नहीं करता है बल्कि इसको डाइवर्ज कर देता है दूर, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी लाइट क्या है, फोकस से निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है। तो ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है जो भी पैरेलल लाइट आती है। इसका जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ जो होता है वो इसका नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो माइनस पावर जब भी होता है तो वहाँ पे क्या लगता है, डाइवर्जिंग लेंस लगता है, यानी कि हमारा कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही ध्यान यहाँ पे देना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो होता बड़ा है लेकिन दिखाई छोटा दिखता है, ठीक है, छोटा दिखाई देता है, दूर दिखाई देता है। इसके साथ ही यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, यानी कि आपकी जो छवि बनती है वो आभासी छवि बनती है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, दृष्टि दोष के लिए यूज़ किया जाता है, इसको सही करने के लिए यूज़ किया जाता है।
ठीक है, इसी को मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, अभी इसमें होता क्या है कि निकट की दृष्टि जो होती है वो सही होती है और दूर की दृष्टि जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, मतलब दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, पास की चीज़ें दिखाई देती है। तो इसको सही करने के लिए, इस बीमारी को सही करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे याद आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है निकट दृष्टि दोष, तो यहाँ पे निकट की दृष्टि जो है वो सही है, दोष किस में है, दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता थोड़ा ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे अंत होता है आप लोगों का, ये एंड होता है आप लोगों का। हमने आज पढ़ा कि तरंगे क्या होती हैं, उसके साथ ही वेव्स के बारे में हमने जाना, साथ ही हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट और थर्मोडायनेमिक्स के साथ, तो ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही प्रकाश से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हम लोग क्वेश्चंस जो हैं वो सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बहुत सारे आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करवा दिए जा चुके हैं। रिवीजन जो है वो आप लोग करते रहिए, साथ साथ में क्वेश्चंस जो है वो आप लोग सॉल्व करते रहिए। और ये जो पूरी सीरीज़ चलाई गई है 108 दिन की सीरीज़, ये आपके लिए चलाई गई है, आपके बेनिफिट के लिए चलाई गई है, तो इसको मिस मत करिए। ठीक है, तो साइंस का जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यूज़ जो है वो कम जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है इस टाइम पर ज़्यादातर करंट अफेयर्स के लिए डेविएट हो गया है, या फिर आप लोग शायद सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, अभी क्या पढ़ना है, लास्ट मोमेंट पर पढ़ेंगे। ऐसा मत करिए, आप लोगों को कंटिन्यूएशन के साथ पढ़ते रहना है। साइंस जो है वो प्रॉपर स्पीड में चलाया जा रहा है आप लोगों को, और अच्छा खासा वेटेज जो है वो एग्ज़ाम में रखता है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं कोशिश ये करिए कि साथ साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अभी आज के टॉपिक में जो भी पढ़ाया गया आपको उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है वो मैं आपसे पूछूंगी। आप लोगों को इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करना है, इससे आपकी प्रिपरेशन ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं, तरंगे होती हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? यूज़ आपको बताना है, एक या दो जो भी आप लोग का मन करे बता सकते हैं। दूसरा आपको बताना है कि अवतल लेंस जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इसके साथ ही अवतल दर्पण का भी बताना है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ किया जाता है, एक या दो जो भी आप लोगों को पॉइंट लगे वो आप लोग बता सकते हैं। साथ ही जो लास्ट क्वेश्चन है आपको कि आपका कि दूर दृष्टि दोष सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का यूज़ किया जाता है। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, इसको दूर करने के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है, ये सभी आंसर्स जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। साथ ही कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट और थर्मोडायनेमिक्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।